नमस्कार। आचरण की खास चुनावी पेशकश बिग फाइट देख रहे हैं आप। लेकिन चर्चा से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीते रोज नामांकन का दौर थम गया। 2024 के चुनावी रण में इस बार कुल 63 योद्धाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नाम वापसी तक कितने योद्धा मैदान में रहते हैं, इसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। सभी प्रत्याशी जीत की उम्मीद से इस रण में उतर चुके हैं। लेकिन क्या है जनता का मूड, ये पता चलेगा 4 जून को। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर देखिए, जो हमारी योजना है चुनाव के लिए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, एक तो नुक्कड़ सभाएं होंगी, रैलियों के सिवा, बड़ी रैलियों के सिवा नुक्कड़ सभाएं। हर न्याय पंचायत स्तर पर नुक्कड़ सभाओं के लिए वक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। उसके सिवा प्रत्येक बूथ पर 3-3, 4 कार्यकर्ता घर घर संपर्क करेंगे, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए और अवश्य मतदान स्थल तक जाने के लिए प्रेरित करेंगे और पूर्णतया भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए। तो हमारे प्रदेश में 11,000 से अधिक, 11,800, 900 कुछ बूथ हैं। तो प्रत्येक बूथ पर 3-3, 4 कार्यकर्ता काम करेगा। तो ये 33,000 से भी और अधिक संख्या के हमारे कार्यकर्ता घर घर जा कर के मतदाताओं से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा लक्ष्य है, अधिकतम मतदान हो सके और हमारे पक्ष में हो सके, उसके लिए कार्य करेंगे। उत्तराखंड देखिए, जो मुद्दे हैं सभी के संज्ञान में है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, हमारे उत्तराखंड की सरकार ने जिस तरह से सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए मामलों में काम किया है, मोदी जी के द्वारा जो गरीब जनता के बारे में, अंत्योदय की जो भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है, अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति, जिस तक सुविधाएं नहीं पहुँचे उस तक सुविधाएं पहुँचें, अंतिम छोर, अंतिम स्थान जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुंची, रोड नहीं पहुंची, विकास नहीं पहुंचा, वो भी अंत्योदय है। तो अंत्योदय के काम में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से जो लक्ष्य था, उस पर मोदी जी एक एक शब्द सह काम कर रहे हैं, जिसके कारण गरीब से गरीब व्यक्ति आज लाभान्वित हुआ है। उसको ये समझाने के लिए कि आपको क्या क्या लाभ मिला है, लाभार्थी सम्मेलन हमारे हो रखे हैं, तो वो सभी के सभी मतदान देने जाएंगे और देने जाएंगे तो निश्चित तौर पर मोदी जी को और हमारे धामी जी को धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। उसके कारण हमें पूरा भरोसा है कि हमें बहुत। देखिए, भाजपा क्या चिन्हित कर रही क्या नहीं कर रही इसके हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता है और हमने तो हर बूथ में अपने 5 कार्यकर्ताओं को चयनित किया है, जिसके नाम पते हमने आपको भी दिए हैं, आप लोगों को भी उपलब्ध कराए हैं। और हम हर बूथ में 5 कार्यकर्ताओं की फौज हमने तैयार की है। वही कार्यकर्ता कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। और तो इस बार के चुनाव में जनता किसका साथ देगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस वक्त तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी ओर से पूरी तरीके से ताकत झोंकी हुई हैं। और चाहे हम कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, क्योंकि 2 मुख्य पार्टियां इस वक्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्दलीय भी जहां मैदान में है, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इस वक्त 4 सीटों पर प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं। 1 सीट पर उन्होंने समर्थन दिया है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरीके के समीकरण बनेंगे, 19 तारीख को जो मतदान होगा वो किसके पक्ष में कितना होगा, ये देखने वाली तमाम चीज़ें होंगी। और 4 तारीख को यानी कि 4 जून को जो परिणाम है वो सबके सामने होंगे। लेकिन इस वक्त अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो देवभूमि चुनावी रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में कोई भी पार्टी कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खासतौर पर भाजपा की अगर बात करें तो स्टार प्रचारक यहाँ पर भाजपा ने अपनी सूची जारी कर दी है और पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। कांग्रेस के भले ही अभी स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है वो जारी ना हुई हो, लेकिन कांग्रेस का ये दावा है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वही प्रत्याशियों के स्टार प्रचारक हैं, उनका एक एक कार्यकर्ता भी बूथ पर है। लेकिन ऐसे में दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं वो आपस में इस वक्त जो बिग फाइट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और ये देखना होगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि इस बार का ये मुकाबला कैसे आगे जाता है और किस तरीके से जनता इस बार किस पार्टी पर विश्वास जताती है। ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी और इसी को लेकर आज हम बिग फाइट में चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज भी तमाम मेहमान जो है इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम शुरुआत मैं करता हूं तमाम मेहमानों के स्वागत के साथ। हमारे साथ विकास शर्मा जी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश मंत्री हैं भाजपा के। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। जयेंद्र रमोला कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। टिकम राठौड़ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, यूकेडी के नेता हैं। हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जयेंद्र जी मैं आपसे करता हूँ।
जिस तरीके से ये माना जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि भाजपा जो चुनावी प्रचार है वो 2 कदम आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस से, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो जाना, सुझाव पेटिकाएं जो गई थी उसकी सुझाव पेटिकाएं आ गई हैं, उनके सुझाव अब एकत्रित कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। और ये भी भाजपा का दावा है कि 33,000 जो कार्यकर्ता है उनको अब गांव-गांव पहुंचाया जाएगा। एक-एक बूथ पर वो 3 से 4 कार्यकर्ता रखेंगे ताकि बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग हो सके। ऐसे में आपकी तैयारियां क्या है? देखिए, स्टार प्रचारक की बात है तो कल बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे पौड़ी के प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी ने जनता के सामने कहा। आपने देखा होगा उससे एक दिन पहले ही भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी जी ने उसी मैदान पर अपनी जनसभा की थी और कल गणेश गोदियाल जी ने उसी मैदान पर जनसभा की। वो अपने आप फोटोओं के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जबकि उनके साथ स्टार प्रचारक के रूप में स्मृति ईरानी जी थी और भी नेता लोग रहे। लेकिन उत्तराखंड की जनता, पौड़ी की जनता ने, गणेश गोदियाल ने कहा, पौड़ी की जो जनता है जिन्होंने वोट देना है उनकी असली स्टार प्रचारक वो है। तो स्टार प्रचारकों का केवल एक औरा होता है जिसको खाली कई लोग, पहले क्या होता था, हेलीकॉप्टर से लोग उतारे जाते थे गांव की तरफ, ताकि हेलीकॉप्टर की एक लोगों को भीड़ जुटाने के लिए हेलीकॉप्टर से उतारे जाते थे कि ताकि हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग आए, फिर उसके बाद इस तरह के उतारे। स्टार प्रचारकों की जरूरत है, वो भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 2 सीटों पर बहुत लेट प्रत्याशी घोषित किए गए और जल्द ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन असली स्टार प्रचारक उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड का वो वोटर है और असली स्टार प्रचारक कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है जिसने बूथ स्तर पर जाकर, गली गली गांव स्तर पर जाकर कांग्रेस की रीति नीति और जो सरकार है इस समय जो युवाओं के साथ छल कर रही है, महंगाई में बढ़ोतरी कर रही है, बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है, उसकी जो नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस के पक्ष के रूप में वोट कराने का काम करेगी। तो वो अपने आप में हमारी रणनीति पूर्व में तैयार है। हमारे पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता मधुसूदन जोशी जी ने भी आपको बताया कि बूथ स्तर पर प्रत्येक 5 कार्यकर्ता हमने रखा। उसमें यूथ कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है, उसमें महिला कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, उसमें सेवा दल का भी कार्यकर्ता, उसमें मेन कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है। तो उसमें पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है और पूरी लिस्ट के साथ हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जमा रहेगा और वो कार्य करेगा। ठीक है विकास शर्मा जी, देखिए कांग्रेस का साफ ये कहना है कि उनके असली स्टार प्रचारक इस वक्त जनता है और उनके प्रत्याशी हैं। आपके असली स्टार प्रचारक कौन है? प्रचारक के लिए पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो पार्टी के जो चुनाव लड़ती है तो हमारे जो नेतागण होते हैं वही हमारे स्टार प्रचारक के रूप में रहते हैं। और ये स्वाभाविक बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार में भी हमें, मोस्टली राज्यों में भी हमारी सरकार है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कोई आइकॉन होते हैं, कोई ना कोई, किसी की अपने अलग मुद्दे, अलग पहचान होती है, चेहरे होते हैं, किसी ना किसी की अपनी विषय की समझ भी होती है कि किस विषय को कैसे प्रस्तुत करना है। तो हमारी जो केंद्रीय चुनाव संचालन समिति है वो तय करती है कि कौन कौन स्टार प्रचारक देश में कहाँ जाएंगे। और ऐसे एक चुनाव संचालन समिति हमारी प्रदेश की होती है जो ये तय करती है कि प्रदेश के अंदर कौन कौन स्टार प्रचारक रहेंगे। तो आपने जो सूची देखी होगी तो हमारे प्रदेश के सारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश महामंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री, सब लोगों को उसमें हमने समायोजित किया है। और वो जगह जगह, क्योंकि पार्टी की बहुत हमारी जो तैयारी है वो बूथ स्तर तक चलती है। हमारी सबसे छोटी इकाई पन्ना प्रमुख है, तो हमारी जगह जगह रैलियां करना या हमें जगह जगह नुक्कड़ सभा करना, तो सब जगह हमारी पार्टी उसका सिस्टम बनाती है। हमारे रैली प्रमुख अलग होता है, विधानसभा स्तर पर रैली को बंद करने वाला अलग रहेगा, लोकसभा स्तर पर अलग रहता है, प्रदेश स्तर पर अलग रहता है। यानी जितने भी हमारे काम है, एक चुनाव जिस प्रकार से लड़ा जाता है, राजनीतिक दल लड़ते हैं, तो उन सबको उसका डिपार्टमेंट अलग अलग बांट के हम लोग तैयारी करते हैं। और उसी के तहत जहां जहां से हमारे कार्यकर्ताओं की रिक्वायरमेंट रहती है, जहां जहां पार्टी को लगता है वहां अब, क्योंकि नॉमिनेशन हो गए हैं, कल नॉमिनेशन की अंतिम तारीख थी, अब जगह जगह नुक्कड़ सभाएं और बड़ी सभाएं होनी शुरू हो जाएगी। तो जहां जहां जैसी डिमांड आती है, क्षेत्र के अनुसार, कार्यकर्ताओं के अनुसार या पार्टी को लगता है, तो वहाँ सब जगह पूरे प्रदेश के अंदर ये हमारे सारे स्टार प्रचारक घूमेंगे। और असल में तो जो नीतियां हैं वो मोदी जी की नीतियां हैं जिनसे पूरी जनता प्रभावित है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियां हैं जिनसे जनता प्रभावित है। और अभी विधानसभा चुनाव में 2 साल पहले हमने 47 सीटें जीती हैं और आप देख रहे हैं कि इतना प्रभाव है कि कांग्रेस के विधायक छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और यहाँ लगातार लोग, कल भी जो हमारा लोकसभा का नामांकन था, बहुत सारे ब्लॉक प्रमुखों ने और बहुत सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने और अन्य नेताओं ने भी
कांग्रेस ठीक को है सर। छोड़कर और दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ठीक है। तो स्टार प्रचारक अपनी एक भूमिका निभाते हैं, पार्टी की नीतियां अपने तौर पर काम करती हैं और हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में इस चुनाव को लड़ते हैं लोकतांत्रिक तरीके से और निश्चित तौर पर ये हमारे पक्ष में है। ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल से टीकम राठौड़ जी हमारे साथ हैं। राठौड़ जी, इस बात में कोई संदेह नहीं कि आप लोगों के पास संसाधन जरूर कम हैं, लेकिन 4 सीटों पर आपने प्रत्याशियों को उतारा है, ऐसे में 5वीं सीट टिहरी पर आपने समर्थन दिया है। तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो है जनता का रुझान किस तरीके से है, आप लोग कैसे लुभा पाएंगे वोटर्स को? देखिए, जिस प्रकार से हमारा कल हरिद्वार में नामांकन हुआ मोहन सिंह असवाल जी का, तो वहाँ जो मैदानी क्षेत्र के जो लोगों का जो जमावड़ा हमारे साथ देखने को मिला, तो हमें लग रहा है कि परिवर्तन की जो बयार है वो बड़ी तेज़ी से गढ़वाल में फैल चुकी है। और जो पूर्व के जो शासन रहे, चाहे भाजपा का रहा चाहे कांग्रेस का रहा, इनके नीतियों से त्रस्त होकर जनता ने ये मूड बनाया है और जो हमें सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक रही स्टार प्रचारकों की बात, तो मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से बॉबी पवार के साथ समस्त युवा और मोहन सिंह असवाल जी के साथ जो हमें समस्त युवा दिखाई दे रहा है, वो एक हमारे स्टार प्रचारक है। हम पूर्व के नेताओं को भी स्टार प्रचारक नहीं मान रहे हैं। जो हमारे नौयुवा हैं वो बड़ी अपने वक्तव्यों को बड़े पारदर्शी तरीके से रख रहे हैं और ईमानदारी के साथ अपने जो विज़न है उसको भी लोगों को समझाने में कामयाब हो रहे हैं। और जिसके कारण एक जन सैलाब जब आप देखते हैं, आपको भी मीडिया के माध्यम से आप भी उसकी कवरेज लेते हैं, तो एक जन सैलाब के रूप में ये पहली बार टिहरी में भी हमें देखने को मिल रहा है। और कल जब मैं हरिद्वार में था तो हरिद्वार में भी मुझे एक बहुत जन सैलाब के रूप में यूकेडी के पक्ष में लोगों का रुझान मिला और तराई क्षेत्र से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सर, बिष्ट जी, इस बार शुरुआत क्योंकि स्टार प्रचारकों से ही हो गई, तो सवाल मेरा ये है कि स्टार प्रचारकों की सर कितनी बड़ी भूमिका होती है? जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा ने अपने स्टार प्रचारक कर दिए, कांग्रेस ने नहीं किए, तो ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर देना लोकसभा चुनाव में इनका कितना महत्व रहता है? क्या एक जो असर है वोटर्स पर वो स्टार प्रचारकों से पड़ता है, और पड़ता है तो कितना? देखिए रवि जी, अगर जहाँ तक हम स्टार प्रचारक की बात करते हैं, उनका इफेक्ट ज़रूर आता है। और उसमें इसलिए आते हैं कि बहुत सारे जितने भी आप समझ लीजिए मतदाता हैं, मतदाता किसी न किसी पर्सनैलिटी से, किसी न किसी की बातों से, या राजनीतिक जो है उनका जो लगाव रहता है, जो उनके मुद्दे हैं उनसे जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। और स्टार प्रचारक हर बार कुछ ना कुछ शिफ्ट करते हैं, मतलब वोट स्विंग जो होता है, अगर आप ये समझ लीजिए उसमें स्टार प्रचारकों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात अगर आप ये देखें कि जितने भी अभी तक जो है उत्तराखंड में जो 2014 और 2019 का जो चुनाव हुआ, और उस समय में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आए और उन्होंने रैलियाँ करी हैं 2-2, तो उसमें जो है आप समझ लीजिए उन स्टार प्रचारकों से फ़र्क पड़ा है और पीएम की रैली से फ़र्क पड़ता है। आप ये देखें कई लोग उनको जो है एक तरह से अपना आइडल मानते हैं और उसके हिसाब से उस पर फ़र्क पड़ता है, उनकी बातों को सुनते हैं। और ये सिर्फ बात भाजपा की नहीं है, अगर आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के अगर जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे राहुल गांधी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अगर आप ये देखें कि वहाँ पे जो और नेता हैं, उन नेताओं को भी लोग पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं किसी से कोई कनेक्शन होता है तो उससे फ़र्क पड़ता है, पहली चीज़। जहाँ तक बात है कि कुछ और जो दल हैं, अगर आप ये समझते हैं जैसे बीएसपी है या आप बात एसपी की करते हैं, तो वहाँ पे भी उनके स्टार प्रचारक है। अगर उनके नेता अगर आप देखेंगे वो भी स्टार प्रचारक हैं और उनका भी जो है इफेक्ट किसी न किसी तरीके से जो है इन्फ्लुएंस जो है वोटर पर पड़ता है और वो स्विंग करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ, पीएम मोदी के बाद जो सबसे बड़ा जो नाम है स्टार प्रचारक में, वो योगी जी का है। और योगी जी अपने आप में, उनकी बात सुनने के लोग मोदी जी से के बाद उनका नंबर आता है और बहुत अच्छे जो हैं लोग उनको सुनते हैं और उनकी बातों को ये करते हैं। तो ये अलग अलग इम्पैक्ट जो होता है वो आता है। और आप ये समझ लीजिए कि पिछली बार भी जो लास्ट में अगर आप ये देखें कि पौड़ी विधानसभा की जो बात थी, अब पौड़ी लोकसभा में थी और श्रीनगर में लास्ट रैली हुई थी, तो उससे भी कुछ ना कुछ आप समझिए वोटों का स्विंग हुआ और जो हमें रिजल्ट में नज़र आया। तो ये चीज़ें, और अल्मोड़ा में और जिस तरह हल्द्वानी में जो है जो स्टार प्रचारकों ने किया, उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में जो है फ़ायदा हुआ। अगर आप ये देखें कि सीधे सीधे करीबन 55% जो है 2019 का जो है 2019 में 61% के करीबन वोट परसेंटेज है। 2014 में अगर आप देखें बीजेपी का करीबन 56% का वोट परसेंटेज है। तो वो स्विंग में मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, जो फेंस सीटर जो को हम बोलते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अनडिसाइडेड लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो उसको वोट देते हैं। तो वो स्विंग आपके जो है वोट में परसेंटेज में देखा जा सकता है।
बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। एक बार जयेंद्र जी फिर आप पर आ रहा हूँ। जिस तरीके से अभी मैं आज ही देख रहा था, कुछ तस्वीरें आई कि वहाँ पर जो सुझाव पेटिकाएं भाजपा की गई थी, उनसे सुझाव आ गए और उन सुझाव पेटिकाओं में अगर देखा जाए तो तमाम जो सुझाव हैं उनको जो अलग अलग कर रहे हैं उन सुझावों को, क्योंकि वो केंद्र के भेजने हैं, तो उन सुझावों को अलग अलग करते हुए मैं देख रहा था कि उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि पहले कांग्रेस में थे और वो उन सुझावों को भेजने का काम कर रहे हैं। तो जितना इस ऐन वक्त पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपके लोग अचानक से भाजपा में चले गए और वहाँ जाते भी उनको काम मिल गया है, तो एक जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप लोग क्यों, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ चूक रह जाती है? और हमेशा ये बात भी सामने आती है कि सरकार से लड़ लेंगे, लेकिन जो संगठन की मजबूती है वो ज़्यादा जो है उसका पलड़ा भारी दिखाई देता है भाजपा की तरफ। तो ऐसा इस वक्त है, आप इस बात को मानते हैं या फिर आप लोगों की तैयारियां बहुत पुख्ता हैं? देखिए, रही आपने कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग चुनाव से पहले भाजपा के अंदर जा रहे हैं और हमारे भाजपा के मित्र ने भी यही कहा कि हमारे विधायक टूट के चले गए हैं, पूर्व विधायक टूट के चले गए। तो मैं आपको कह दूं कि स्पष्ट रूप से भाजपा में वो ज्वाइन कर रहा है, वो या तो उसको ईडी का डर है या सीडी का डर है। वो किसी ना किसी चीज में या तो उसने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं कि उसको भाजपा का भय है और उसको अपनी जान बचाने के लिए भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में जाके अपने आप को शुद्ध करना है। तो वो ज्यादातर लोग उसी प्रकार के लोग गए हैं। और रही बात काम मिलने की, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता को यहाँ पर भी काम था, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर भी अगर उन्होंने काम दिया है, अच्छी बात है, काम कर रहा है, काम करवा रहे हैं। और रही बात संगठन की, और इतने वर्षों से कांग्रेस का संगठन इसी तरह से मजबूती रूप में काम किया। भले आप कुछ भी कहें, दूसरे दल के लोग कुछ भी कहें कि हमारा बूथ लेवल तैयार नहीं है, हमारा, ये लोग दिखाने का काम ज्यादा करते हैं, काम करने का काम कम करते हैं। पन्ना प्रमुख और फलाना प्रमुख, आप अगर विधानसभा चुनाव में ही जाएंगे तो कई बूथ खाली मिल जाते हैं, इनके कई बूथ खाली मिल जाते हैं, आदमी नहीं होता बैठने के लिए। लेकिन क्योंकि देखिए, बूथ मैनेजमेंट अपने आप में अलग चीजें हैं और वोट किसने देना होता है, वोट जनता ने देना होता है। कार्यकर्ता उस जनता को वोट को लेके आने का काम जो करता है, वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का काम करता है। उसको मैनेजमेंट किस तरह से करना है, उसको अपने प्रति आकर्षित करना है, अपने कैंडिडेट के प्रति आकर्षित करना है, ये कार्यकर्ता का काम होता है। तो जयेंद्र जी, हमारी तैयारी, आपको ये लगता है कि जो लोग इस वक्त जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, आपने जो आरोप लगाया है, इससे जो आम वोटर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? देखिए, कुछ एक हमारे साथी गए हैं, कुछ एक साथियों को, ऐसा नहीं है मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कुछ एक साथी हैं जो कि धरातल स्तर पर बड़े अच्छे मजबूत हैं, लेकिन वो इन पार्टियों को छोड़ के, क्योंकि अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो कांग्रेस को छोड़ के क्यों जा रहे हैं या दूसरे दलों को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अगर उसके पीछे जाएंगे कहीं ना कहीं एक स्वार्थ की भावना से वो इस बीजेपी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। राजेंद्र भंडारी जी का एक रात पहले का बयान है, 24 घंटे में नहीं हुई, एक रात पहले का बयान है कि मंत्री पद तो मैं 2-2 बार रह चुका हूं और मुझे मंत्री के अवसर आते रहे, मैं तो आते रहता हूं, उनके मेरे बड़े बहुत है। अगले दिन ऐसा क्या हो जाता है कि हेलीकॉप्टर लेके अनिल बलूनी जी उनको लेके दिल्ली लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भय व्याप्त किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डर दिखाया होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें बताई गई होगी, तो कहीं ना कहीं या तो डर से या लालच से या किसी ना किसी ऐसे उससे, नहीं तो राजेंद्र भंडारी जैसे मजबूत आदमी एकदम से जो एक रात पहले ये कह रहे हो और 12 घंटे बीतते ही वो भाजपा के हेलीकॉप्टर में सवार होकर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप इसमें अगर अंदर तक जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति रही होगी। कांग्रेस का जो मजबूत कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है। हमको थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है उसको जो उनके विरोधी लोग थे, जो कांग्रेस में भी थे, जो उनके विरोधी लोग दूसरे दलों में थे, वो आज के हमसे जुड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी के पक्ष में सारे ही लोग होते हैं। मान लो कोई एक आदमी विधायक लड़ रहा है तो उसके पक्ष में सारे ही लोग होंगे, कुछ उसके अपोजिट होंगे। जब वो निकल गए तो वो दूसरे जो उनके अपोजिट लोग होते हैं वो हमारे साथ जुड़ने का काम भी करते हैं। ठीक है। विकास शर्मा जी, अभी आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि 70,000 के करीब सुझाव मिले हैं आप लोगों को, जो सुझाव पेटिकाएं आपने गांव-गांव आप लोग गए थे, किस तरीके के सुझाव हैं ये? क्या इसके बारे में बता सकते हैं? लोगों ने किस तरीके के सुझाव दिए हैं आप लोगों को, ताकि आप अपना मैनिफेस्टो तैयार कर सकें, उनको शामिल करने की कोशिश करें? हमने सभी कैटेगरी के लोगों के सुझाव दिए। हमारे बड़े बड़े नेता इसमें लगे थे और कई जगह हम लोगों ने उन स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की है, तो उनके भी हमने सुझाव दिए। जैसे अधिवक्ताओं के बारे में बहुत लोग हम चिंता करते हैं, जब हम अधिवक्ताओं के बीच में गए तो उनको भी लगा कि हमारे बारे में भी कोई सरकार सोच रही है, जो हमसे पूछ रही है कि आप लोगों की क्या परेशानी है, आप लोग क्या चाहते हो। तो बहुत सारे अधिवक्ताओं ने अपने सुझाव अलग अलग प्रकार के दिए थे, तो उन सुझावों को हमने शामिल किया है
और उसमें मेन करके अधिवक्ता जो चाह रहे हैं वो चाहते हैं कि एक कई जिस प्रकार से डॉक्टरों को एक संविधान के तहत उनको सुरक्षा देने का काम किया गया है कि लोग लड़ाई झगड़े होते हैं एडवोकेट के साथ, तो उनको भी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए भी कोई ना कोई संविधान ऐसा बनना चाहिए। और क्योंकि एडवोकेट जब अपनी प्रैक्टिस छोड़ देता है तो उसके बाद उसके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं बनता है, तो उनके लिए क्या हम पेंशन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सुझाव उनकी तरफ से आए हैं। ऐसे ही अलग अलग किसानों वर्ग ने अपने किसानों से संबंधित और कैसे हम उनके किसान की आय को बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। व्यापारियों ने सुझाव दिए हैं, व्यापारियों ने जिस प्रकार से अभी जो व्यापारी जीएसटी पे कर रहे हैं तो उनको कैसे हम जो इंश्योरेंस दे रहे हैं उस इंश्योरेंस में हम उनकी डेथ होने के बाद उन्हें उसका क्लेम देते हैं सरकार। तो अब वो व्यापारियों का सुझाव आया कि अगर हम जो व्यापारी है अगर हम उनको इंश्योरेंस का क्लेम डेथ के बाद देने की बजाय उसको लाइफ इंश्योरेंस की तरह उसको हम पेमेंट करते रहें तो उनके उपयोगी भी रहेगा और उनके काम भी आएगा। और वो लगातार जीएसटी के माध्यम से व्यापारी सरकार को पैसा देता है, राजस्व देता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के हमें बहुत सारे सुझाव मिले हैं और उस पर एक बकायदा कमेटी हमारी प्रदेश की भी बनी है और केंद्र से भी कमेटी बनी हुई है। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण सुझाव है, मिलते जुलते सुझाव है, उनको जोड़ के तो मैनिफेस्टो में ऐड किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सुझावों को लागू भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब अभी कह रहे हैं कि हमारे लोग जा रहे हैं और इनके लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो शायद कोई एक उदाहरण इनके पास ऐसा नहीं है। अभी राजेंद्र भंडारी जी हमारे पास आए अरे हैं, अभी हरियाणा के सांसद आए हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हरियाणा में आए हैं, केरला में। अरे भैया पहले ज्ञान अर्जित कीजिए वर्मा जी। पुनः भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे सांसद है, वो आए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह आए हैं, इस्तीफा देके भाजपा में आना चाह रहे हैं। अभी रुद्रपुर में भी लगातार यहाँ इस क्षेत्र में उधम सिंह नगर में भी चल वही लोग आ रहे हैं जो वॉशिंग मशीन में धुलना चाहते हैं। कि बहुत सारे नेता भाजपा अभी तक लेकिन हम लोग भी अभी तक मेरी बात देखते हैं उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको काम देती है। जी रमोला जी, आप कहिए। हम लोग जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये कह रहे हैं, ये देखिए ये कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे करंट में सांसद है, वो हमारी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। और देखिए राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी को अयोग्य घोषित किया गया था इनके द्वारा, इनकी सरकार के द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में। वो कोर्ट से स्टे लेकर तब अध्यक्ष बनी। उसमें अभी तक तो उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब क्या ये जांच करेंगे? अब इनके पार्टी के सदस्य हो गए, क्या ये जांच करेंगे उनके खिलाफ? जिला पंचायत अध्यक्ष से इन्होंने हटाया था, क्या जांच करेंगे? अब नहीं करेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुल गए और बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को ये अपने साथ ज्वाइन करा रहे हैं, जिनके ऊपर ये या तो ईडी या फिर अन्य तरह के दबाव, इनकम टैक्स के दबाव लगाकर। आप इलेक्टोरल बॉन्ड में देख लीजिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट देख लीजिए, धंधा लो चंदा दो या ईडी भेजो चंदा लो, इस तरह का काम इनके द्वारा करा जा रहा है। और बेचारा डर के मारे कोई चंदा दे रहा है, कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो ये डर और भय का जो वातावरण इन्होंने हिटलर की तरह किया हुआ है, इसकी वजह से कुछ लोग इनके पार्टी में जा रहे हैं। और बहुत सारे 2-3 सांसद हमारे पे, करंट के सांसद हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं। और राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी पे आपकी सरकार रही, जिला पंचायत अध्यक्ष में भ्रष्टाचार का आरोप के तहत उनको हटाया था। क्या अब वो जारी रहेंगे या वो सब माफ हो जाएंगे? ये सवाल आपसे भी है वर्मा जी। विकास जी, देखिए जो भी भ्रष्टाचार करेगा भारतीय जनता पार्टी कभी उसे बख्शती नहीं है, उसको ज्वाइन करा देगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है या अपराधी होते हैं, हम लोग जिसको भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाते हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री इन पे साबित हो गया क्या? इन पे साबित हो गया क्या? जवाब सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। और जिसके भी हम लोग चरित्र को देखते हैं, उससे कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए और उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसी को ही सदस्यता दिलवाती है। और जहां तक हमारे और आपकी बात है, हम लोग किसी भी ऐसे अपराधी को या गलत आदमी को ना सपोर्ट करते हैं ना करेंगे। और आप शायद अपना समय भूल गए हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब कितनी सरकारें उन्होंने हटाई, इंदिरा गांधी थी तब कितनी सरकारें उन्होंने बर्खास्त की है, राजीव गांधी ने कितनी सरकारें बर्खास्त की है पूरे देश के अंदर। शायद वो समय आप भूल गए हैं। और इन 10 सालों के अंदर आपको एक सरकार हमारी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हो, नरेंद्र मोदी जी नाम तो बताइए वर्मा साहब, एक आध नाम बता दीजिए। अरे आपके सामने नाम बता दीजिए कौन कौन सी सरकार हटाई। इनको तो सपने में भी नेहरू जी आते हैं, सपने में भी इंदिरा जी आती है। राजीव गांधी का ये तो बेचारे आज तक नेहरू जी के औरा से बाहर नहीं निकल पाए हैं बेचारे।
कि आप लोगों ने कैसे इनको कोई गलती होती है तो नेहरू जी ने कर दी। गुजरात में इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी जाती है वो भी नेहरू जी ने करवा दी होगी। उत्तराखंड के मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है विकास जी, जयेंद्र जी, ठीक है वर्मा जी, ठीक है, वर्मा जी आप कह रहे हैं कि जब तक साबित नहीं हो गया, ठीक है सर, केजरीवाल पे साबित हो गया क्या, सोरेन पे साबित हो गया क्या? आपके तो गृह मंत्री थे, उनपे तो बकायदा बहुत सारे तड़ीपार के मुकदमे थे। आप तो उस समय भाजपा के थे। आप ऐसी बातें मत कीजिए और कि हम लोग ऐसे साफ सुथरे को लेते हैं। आप उन्हीं को लेते हैं जिनके ऊपर, अजीत पवार जी को ले लीजिए ना, आज वो क्लीन चिट है आपके साथ हैं। तो आप इस तरह की बात मत कीजिए। आप उनको ले रहे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और वो कार्रवाई से बचने के लिए आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है इसमें सर, कई चुटकुले बन चुके हैं, कई मीन बन चुके हैं। आप मान रहे हैं कि आप कांग्रेस के अंदर लोग रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, आप आरोप लगाते हैं और आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। कांग्रेस के अजीत पवार कांग्रेस के आदमी नहीं है, अजीत पवार कांग्रेस के आदमी नहीं है, केजरीवाल कांग्रेस के आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन के रूप में काम कर रही है। भ्रष्टाचारी आइए और यहाँ पे सदाचारी बन जाइए, ये स्थिति भाजपा की रह गई है, भाजपा के अंदर रह गई। ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, जयेंद्र जी, ठीक है, अपने ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डिबेट को आगे अंकिता बढ़ाएं। भंडारी की माता जी लगातार ठीक है बता सर। रही है वीआईपी का नाम और ये उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इनके पार्टी के ठीक है सर, संगठन के इस उच्च पर पद भी पर बात बैठे हुए करेंगे हैं। सर, इस पर भी बात करेंगे। अभी मैं राजेंद्र बीज जी के पास जा रहा हूँ। बीज जी, इस बार अगर देखा जाए चुनाव में तो हम ये देख रहे हैं क्योंकि 63 जो प्रत्याशियों मैदान में है, निर्दलीय भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं मैदान में है। क्या सर इस बार जो निर्दलीय हैं वो कुछ समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं इस वक्त भाजपा और कांग्रेस की कुछ सीटों पर, इस तरीके से आपको लगता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि निर्दलीय की हम बात अगर करते हैं तो निर्दलीय में हम अगर मतलब जिसे हम टिहरी सीट की बात करते हैं, टिहरी सीट में बॉबी पंवार है। हाँ। तो ठीक है, वो युवा हैं और उनका बहुत अच्छा मतलब जो है उनका एक, उनको काफ़ी लोग समर्थन करते हैं और वो एक क्षेत्र से आते हैं। तो जो अगर आप ये देखें जो उनके साथ भीड़ हैं या उनके साथ जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं उनसे युवा की वजह से जुड़े हैं। और जो बीच में उन्होंने जिस तरह से ये एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में काफ़ी लोग उनसे जुड़े हैं और आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो नेचुरली हम ये कहेंगे कि मतलब उस जगह पर आप ये समझ लीजिए कि काफ़ी असर पड़ेगा। मतलब टिहरी सीट में उनका जो है वोट बैंक है और वोट बैंक का भी डिफरेंस उसमें दिखाई देगा जी। पहली चीज़। जहाँ तक ये है कि निर्दलीय और जो सीटों में निर्दलीय हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत कद्दावर नेता है जो पूरा जो है बिल्कुल शिफ्ट कर देगा। क्योंकि अगर आप ये देखें कि वोट में अगर आप जो नेशनल पार्टीज हैं, जैसे हम बात करते हैं बीजेपी की या हम कांग्रेस की बात करते हैं, इन दोनों पार्टियों का जब काउंटिंग शुरू होती है, वोट पैटर्न जो है ये लोग सीधे सीधे 10,000 या 12,000 से शुरू करते हैं। अगर आप ये देखिए मैक्सिमम जो वोट है वो आपका हरिद्वार में 20 लाख से करीबन 20,37,000 वोटर्स हैं। अगर हम ये कहते हैं 60% भी उसमें वोटिंग होती है तो करीबन 12 लाख वोटिंग होती है। तो जहाँ तक बात यह है कि बीजेपी के कांग्रेस की है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उनके सपोर्टर ज़्यादा हैं, तो उनका जो गैप होता है, जो ओपनिंग गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो पहले से ही लीड करते जाते हैं। तो जहाँ तक बात यह है कि अगर आप कोई निर्दलीय विधायक है या कोई ऐसा विधायक है कि जिसको या निर्दलीय उम्मीदवार है जिसका जो है काफ़ी सारा जो है वोट बैंक है, उसको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है उस गैप को फिल करने के लिए। तो ये बड़ा जो है पॉइंट होता है। बट आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में कुछ ऐसे वोट होते हैं कि जो नकारात्मक वोट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से जाके तीसरी पार्टी को जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि एक ऐसा जो प्रत्याशी है, अगर आप एनालाइज करके देखें, एक ऐसा प्रत्याशी जो अपने मोहल्ले में पार्षद के लिए उठता है उसको जो है क्या कहते हैं 200 वोट नहीं मिलते, लेकिन जब वो जो लोकसभा के चुनाव में उठता है तो आप ये समझ लो उसको करीबन 10,000, 15 या 20,000 वोट मिलते हैं। तो ये आप ये देखेंगे जो साइकी ऑफ वोटर है ये डिफरेंट हो जाती है जब हम लोकसभा में जाते हैं। जब हम मोहल्ले के लेवल पे जाते हैं या हम प्रधान लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे जो वोटर दूसरे से वोट करने लगता है। तो ये जो ट्रेंड है मुझे नहीं लगता कि निर्दलीय बहुत सारे इसमें इम्पैक्ट कर पाएंगे। अब आप हरिद्वार सीट की बात करते हैं, हरिद्वार सीट में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी है, तो वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे अगर आप ये देखिए कि जो वोट प्रतिशत है, वोट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना है, कांग्रेस का कितना है, और अभी आप ये देखेंगे जहाँ पे दो और विपक्षी पार्टी हैं सपा और बसपा, अगर आप सपा का वोट परसेंटेज देखेंगे वो धीरे धीरे करके डिग्रेड हुआ है। सपा के वोटर कौन है, सपा के ज़्यादातर जो वोटर्स हैं अगर आप ये देखें वो मुस्लिम से आते हैं या फिर जो है
उनका जो है बैकवर्ड जो लोग हैं या एसटी लोग जो है वोटिंग उनको ज़्यादा देते हैं। और जो वोट मतलब आप बीएसपी की बात करते हैं, बीएसपी का वोट परसेंटेज अगर आप हरिद्वार सीट में देखेंगे, लोकसभा सीट में, वो कंस्टेंट रहा है, मतलब वो कभी भी गिरा नहीं है। तो उनके करीबन 1.5 से 2 लाख वोटर उनके वोट करते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई करिश्माई लीडर आता है तो वो उसको सीट को जीत सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप देखें पिछले तीन बारों से ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और भी यहाँ पर समझनी चाहिए हम सबको कि इससे नुकसान किसको आप ज़्यादा देखते हैं इस वक्त? भाजपा की तरफ ही नुकसान रहेगा, कांग्रेस की तरफ नुकसान रहेगा? देखिए सर, अब देखिए मैं आपको बताऊँ, इसको अगर आप एनालाइज करें, जो मेरा एनालिसिस है, हर एक राजनीतिक विश्लेषक का अपना विश्लेषण होता है, अपना तरह से करता है। देखिए अभी क्या हुआ है कि क्योंकि एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया है बीएसपी से, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण होगा। तो वो जो करीबन 1.5 लाख जो वोट मिलते हैं बीएसपी को, वो थोड़ा सा मुझे उसमें लगता है उसमें जो है बढ़ोतरी होगी। अच्छा। वो करीबन 2 लाख के आसपास 2-2.25 लाख वोट उनको मिलेंगे। और वो वोट भी कहाँ से जाएगा? वो जो है अगर आप ये देखें कि वो एसपी का वोट हो सकता है वो शिफ्ट हो, दूसरी चीज कांग्रेस का वोट कुछ शिफ्ट हो। तो ये जो है इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ज़्यादातर कांग्रेस को आएगा। अच्छा सर, इसमें जैसे हरिद्वार सीट पर सर 21 लोग हैं जो यहाँ पर प्रत्याशी सबसे ज़्यादा हैं इस लोकसभा में, तो यहाँ पर मामला कुछ बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी देखने को मिल सकता है कि एक अनुमान लगाना यहाँ पर कठिन हो सकता है, जहाँ पर इतने प्रत्याशी और आप उसी का एनालाइज भी कर रहे हैं कैसे कि बसपा और सपा के वोटर्स हैं और जिस देखो ना आप ये देखो, अगर आप इस एक तस्वीर को देखो कि 12 लाख वोटर हैं, 60% अगर वोटिंग होती है, 12 लाख वोटर हैं, तो 12 लाख वोटर में अगर आप ये देखें कि करीबन आप करें 20-21 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हम ये कहते हैं उनको ऑन एन एवरेज 10 से 20 हज़ार उनको वोट पड़ता है, 10,000 वोट पड़ता है, तो कितने वोट हो गए? करीबन 2 लाख वोट हो गए। तो 12 लाख में से 2 माइनस कर देंगे तो 10 लाख हो गए। उसके बाद आप ये समझ लीजिए जो बसपा के जो वोटर्स हैं 2 लाख और आप माइनस कर लीजिए, तो हो गया 8 लाख वोटर। 8 लाख वोटर में हम ये कहते हैं कि प्लस माइनस अगर हम 5% प्लस माइनस की बात करते हैं, तो आप उसको 1 लाख वोटर और निकाल दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास कितना वोट बनता है? 7 लाख वोट। तो 7 लाख में आप समझ लो कि कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख वोट जो है बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो उनका इन्फ्लुएंस है जो ऊपर से, और कांग्रेस का जो है क्योंकि और पार्टियों को ज़्यादा वोट जा रहा है, तो कांग्रेस का वोट जो है ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं अभी बीजेपी बढ़त बनाए। अब जहाँ तक हरीश रावत की बात है, हरीश रावत बहुत कद्दावर नेता है, उनकी जो राजनीतिक परख है बहुत मतलब अलग है। वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से उनकी समझ है, जिस तरह से वो आगे अपने आप को रखते हैं और लोगों से जो कनेक्ट है, और वो हरिद्वार में तो उनकी बेटी भी विधायक हैं और वो हरिद्वार से कई बार जो है उठ चुके हैं, भले उसमें एक बार जीते भी हैं, तो हरिद्वार में उनका अपना बहुत बड़ा वर्चस्व है, ऐसा नहीं कह सकते। तो वो हरीश रावत जी क्या हरिद्वार पे कंसंट्रेट करेंगे, क्या वहाँ के वोटरों को वो कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से वो करते हैं, ये अपने आप को देखना होगा। वो वोट स्विंग जो है हमें जो है कांग्रेस की तरफ जो है देखने को मिलेगा। वो कितना कर पाते हैं कि संगठन उनको कितना साथ देता है, विधायक उनको बाकी लोग उससे जोड़ते हैं, ये सब हरीश रावत जी के पूरे जो है जिसे कहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन का, इलेक्शन जो हमें कहते हैं माइक्रो इंजीनियरिंग का, उनका कितना उस पर इफेक्ट आता है, ये हम हरिद्वार में देखने को मिलेगा। बाकी सीटों पे अगर आप कहते हैं, बाकी सीटों पे सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, और उसमें वही है कि किस तरह से स्टार प्रचारक को लाते हैं, किस तरह से वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच करते हैं, किस तरह संगठन उनको जो है एक सपोर्ट करता है, किस तरह वो परसेप्शन चलाते हैं। देखिए क्या होता है जब वोटिंग होती है, जब कोई चीज़ होती है, तो एक जनरल परसेप्शन जाता है कि हमने किसको वोट देना है। कुछ ऐसे होते हैं जो फैन सीटर्स होते हैं, जिनको जो अनडिसाइडेड होते हैं, वो भले दौड़े लेकिन वो कहते हैं नहीं यार हमने वोट उसको देना जो जीत रहा है कैंडिडेट। तो कभी कभी इस तरह का स्विंग देखने को मिलता है। तो ये सारी समीकरण हमें जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है उत्तराखंड में, और आने वाले, अब आप तो हमारे पास 20 दिन है, 20 दिन में किस पार्टी में अंदर कितना दम है, कितना जो है वो कर पाते हैं, ये जो है सारा रिजल्ट में आप ये समझ लीजिए जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम लोग उसमें जरूर एनालाइज करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। आपने टिकम राठौर जी, जब आप इस वक्त जनता के बीच जाते हैं और 4 सीटों पर तो आप लोग हैं, वहाँ पर किस तरीके का रुझान है, लोग किस तरीके से जो है यूकेटी के उन प्रत्याशियों को जो चुनावी मैदान में हैं उनके लिए उनका रुझान देखने को मिलता है आपको? बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं पहले कहना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, जो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारे उसमें कहीं दूर तक नहीं है,
तो उत्तर प्रदेश में आपने पिछले बार देखा था जब सचिवों को ये कोऑर्डिनेशन दे रहे थे कि हमारे आदमियों को काम मिलने चाहिए, और वो पकड़े भी गए थे, उनके फ़ोन कॉल डिटेलें उनकी मिली थी उस समय। तो ये कहाँ अपने आप को बचावा साबित कर रहे हैं। और ऐसे ही मैं इनको कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूँ कि कल जब इनका नामांकन था तो मुश्किल से 100 लोग भी नहीं थे रावत जी के साथ वहाँ पे। कहाँ पे? हरिद्वार में। हरिद्वार में। हाँ, तो ये तो बड़ा अच्छा चुटकुला आपने सुना दिया भैया। नहीं 100 लोग भी नहीं थे, मैं खुद मौजूद था। 100 लोग भी नहीं थे, 100 लोग भी नहीं थे। आप पूछ लीजिएगा, आनंद जी से पूछ लीजिएगा, कोई उसमें कोई ऐसी दोहराए वाली बात नहीं। वीडियो भेज दी आपको, वीडियो भेज देंगे हम। मैं कहना चाहता हूँ अभी आप सोशल मीडिया खोलिए, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं नहीं तो वो कहाँ था मीडिया, मेरा ही सोशल मीडिया खोल लीजिए भाई, हरीश रावत जी का सोशल मीडिया, इंडियन भाई जहाँ आपने नॉमिनेशन करा वहाँ तो हमें 100-150 से लोग ज्यादा दिखे नहीं वहाँ पे। वह अंदर का भैया सर। तो वो रैली कहाँ थी आपकी? हम भी पूरा जत्था लेके आए, पूरा कौन लोग जाते हैं खड़गड़ी से लेके पूरा जत्था आया हमारा। उसकी बात कीजिए। देखा, मैंने देखा नेपाली फार्म में आपका जलवा देखा है। मैं कंट्रोली कहना चाहता हूँ कि इस समय जो बोर्ड का जो शेयर कटेगा वो अधिक से अधिक कांग्रेस के वाले से कट रहा है, और ये देखने को मिल रहा है। बसपा सपा इनके भी जो तमाम वहाँ जो प्रत्याशी थे जिन नॉमिनेशन करने आए थे, उनके कार्यकर्ता खुद कह रहे थे कि ये बदलाव की बयार है और हम लोग इनके साथ नहीं टिकना चाहते। ये हमारे से उन्होंने कल कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप हंसिए, पहले भी सभी लोग हंसे हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं गलतफहमी पाल के रखते हैं। तो 10 साल क्या पहले आप अपनी लड़ाई सुधार लीजिए। नहीं, हमारी लड़ाई कोई हमारे उसमें भाई साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ जो पहले ही दलाल लोग हैं वो हमारे बीच में यदि घुस जाएगा तो हम उसको तो नहीं रोक सकते ना। ये तो प्रजातंत्र है, इसमें तो हर दल में लेने की सबकी इच्छा रहती है। आपके लोग भी तो जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे आपके लोग? भाई राजेंद्र जी को क्यों नहीं रोका आपने? नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, लेकिन मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सुनिए एक मिनट के लिए सुनिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक स्टेटों में जहां जहां क्षेत्रीय दल है उनका राज चला है, उनकी बहुत अच्छी संख्या में उनके विधायक, उनके पंचायत सदस्य, उनके नगर पालिकाओं में। केवल उत्तराखंड का ही ऐसा दुर्भाग्य है, उत्तराखंड का ऐसा दुर्भाग्य है कि यूकेडी बिल्कुल धरातल पर है, और जब वो बढ़ने की कोशिश करी तब तक आपके नेताओं ने, चाहे आपके दिवाकर भट्ट जी रहे हो, सरकार में मंत्री रहे, तो उस समय उन्होंने अपनी जमीन छोड़ दी, तुरंत तो भू अध्यादेश नहीं लाए हम क्या? आपके देखिए, हम भू अध्यादेश नहीं लाए क्या? तभी आप बताइए ना। अरे हम भू अध्यादेश लेके आए नहीं आए? कहाँ हुआ? आप लोगों को 13 साल राज करने को समय मिला, आपके गांव क्यों खाली हो गए ये बताओ ना। साहब गांव क्यों खाली हो गए आप बताइए ना। उत्तराखंड के सारे गांव 4000 गांव खाली हो रखे क्यों हो गए आप बताइए ना। ऐसे में भाजपा को पूछना चाहता हूँ, हमारे पास नीतियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास नीतियां हैं। यदि जनता ने हमें मौका दिया तो हम उच्च शिक्षा कोटि की जो शिक्षा वहाँ होनी चाहिए, सीबीएसई पैटर्न लेवल की, जो लोग हमारा वहाँ से पलायन कर रहे हैं इसके कारण, और उच्च कोटि का स्वास्थ्य व्यवस्था, ये हमने पूरे प्लान बना रखे हैं। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, रोजगार कीजिए, पहले रोजगार। हाँ बिल्कुल, आपने भी कौन से दिए हैं, हम आपको कहना चाहते हैं। सुनो, आप 13 साल आपने राज किया, आप सुन लीजिएगा। देखो, आप सुनने की थोड़ा प्रोजेक्ट कांग्रेस भाई साहब सुनने का भी थोड़ा वो रखिए। देखो, हमने भी आपकी बात बड़ी उससे सुनी। रमोला जी सुन लीजिए, देखिए क्षेत्रीय दल है, मैं कह रहा हूँ हमारी बात चल रही है आपस में। बोलिए 13 साल आपने भी राज किया, कोई बात नहीं, आपने क्यों नहीं रोजगार दिया? आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। 13 साल आपने राज किया, आपने क्यों नहीं रोजगार खोले? तिवारी जी का एक शासनकाल आपका ऐसा रहा जिसमें थोड़ा बहुत काम हुआ। देखो, जो काम हुआ होगा वो भी केवल उस समय जब उत्तराखंड राज्य बना था तो कांग्रेस तो कहीं नहीं रही उस समय, आंदोलन में कहीं नहीं रही, लेकिन तिवारी जी के भरोसे के कारण वो आपको वोट पड़ा है। आपको आप तो कहते थे कि हमारे लाश से गुजर के जाएंगे तब उत्तराखंड राज्य बनेगा, तो आप हमारे से बात कर रहे हैं। वो किसने खोली? आप कौन सी जेल में बनते हैं आप बताइए जरा सा। कौन सी जेल में? आपने कहाँ पे लाठी खाई ये बता दीजिए। देखिए सर, पर्सनल देखो, पर्सनल मेरी बात सुनिए। आप जुगरान जी को पूछ लीजिएगा, दिवाकर भट्ट जी को पूछ लीजिएगा, दिवाकर भट्ट जी को पूछ लीजिएगा। भागे हैं श्रीयंत टापू से, भागे हैं दिवाकर भट्ट युवाओं को छोड़ के। तो क्यों भागे थे आप बताओ ना, किसके लिए? उनके तो एक हड्डियां टूटी हुई है जब लट्ठे ऐसे लगाए हुए हैं। आज वो इतने डैमेज हो चुके हैं, 2 महीने बाद लौट के मिले कहीं से। आप बताइए, आपका नेता, युवा मर गए वहां पर पुलिस की लाठी से। आपके नेताओं ने किसने लट्ठियां खाई आप ये बताओ। एक तो बताओ, आप एक नेता बता दो ना अपना, किसने लट्ठियां खाई? दिवाकर भट्ट
विजय प्रताप मल के अलावा एक प्रेसिडेंट था आपका देवेंद्र फसवाण था वहाँ पे आपके श्रीनगर में, वो हमारे साथ था, बीएससी साथ में कर रहे थे दोनों। तमाम लोग, तो हम लोग तो भैया रहे हैं। चलिए आप हमें मत समझाइए। मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने रोजगार के लिए क्या व्यवस्था बनाई, आपने भी क्या व्यवस्था बनाई, और मैं भाजपा से पूछना चाहते हैं आपने क्या व्यवस्था बनाई। हम लोगों ने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्था बनाई हुई है। जिस दिन हम लोगों को जनता ने मैंडेट दिया और मौका दिया, तो हम लोग कम से कम, जो आप कह रहे थे ना कर्जे का पैसा कि हम 40,000 देंगे और 50,000 देंगे, भाई साहब हम ये कहना चाहते हैं, यदि कोई मजदूरी भी करना चाहता है तो 15,000 रुपये तो उसका ऐसे ही भत्ता बैठता है, यदि वो 30 दिन मजदूरी करता है। हमने ये विचार किया है उस पर कि यदि हमने 15,000 20,000 और उसमें डाइवर्ट करते हैं, समाज बचाया जा सकता है, तो हम 30 से 25,000 तक का कम से कम एक परिवार को चूल्हे जलाने के लिए रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारे पास पूरी व्यवस्था है। यदि आप लोगों ने बिस्लरी की भी फैक्ट्रियां लगाई होती, जिस तरीके से हमारा सारा वहाँ पे पहाड़ खाली हो रखा है, पहाड़ी की खेती खाली हो गई, यदि आप बिस्लरी की भी फैक्ट्री लगा देते तो भी 40,000 का आप रोजगार दे सकते थे। नहीं किया आप लोगों ने, दोनों दलों ने नहीं किया। हमारे पास व्यवस्था है, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास तमाम कुटीर उद्योगों की व्यवस्थाएं हैं, और जो हम जिलेवार करना चाहेंगे, और कम से कम उसमें 4-5 जिलों को हम पहले उसमें पैनल में रखेंगे और वहां से हम उसका प्रैक्टिकल लेंगे। ठीक है टिकम जी, ठीक है। अब मैं भाजपा के पास चलता हूं। विकास शर्मा जी, आप जैसे कि अभी सरयू बता रहे थे बीच जी कि अब 20 दिन का वक्त है, अब इन 20 दिनों में किस तरीके से ताकत झोंकने वाली है भाजपा, किस तरीके से आगे आप लोगों के चुनाव को लेकर पूरा प्रचार प्रसार रहेगा, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची भी आ गई है, अब कहाँ कहाँ दौरे लगेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप इन लास्ट के दिनों में? देखिए, हमारी जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो विधानसभा स्तर पे भी है, लोकसभा स्तर पे भी है। प्रत्येक 2 दिन बाद उसकी बैठक होती है, और उस बैठक में पूरे सारे जो समिति के पदाधिकारी हैं वो उसमें रहते हैं, और वो अपना लेखा जोखा सब बताते हैं किस विभाग का क्या काम है, कौन परिवहन का काम देख रहा है, कौन प्रचार का देख रहा है, कौन हमारा घर घर जाने का अभियान देख रहा है, कौन नुक्कड़ सभा का अभियान देख रहा है, यानी जितने भी हमारे विभाग हैं, कौन की वोटर को देखने का काम कर रहा है, कौन हमारी जो गवर्नमेंट की अनुमति है इनको लेने का काम देखता है। तो सारे अपनी रिपोर्ट देते हैं, और लगातार जो हमारा अगला कदम है, जिसके साथ साथ हम लोगों ने मंडल अध्यक्षों से अपनी जो नुक्कड़ सभाएं होनी है उनका डाटा भी मांग लिया है, और जो हमारी बड़ी सभाएं होनी है, क्यों जरूरत पड़ रही भाई साहब नुक्कड़ सभाओं की, क्यों जरूरत पड़ रही है? यदि आपने काम किया होता तो लोग आपको बोलते हैं ना कि ये काम आए हैं, ये काम हुए हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है नुक्कड़ सभाओं की? और आपने 10 साल आपका केंद्र में शासन रहा है, हमारे सांसद है, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा में उसी विधायक को हमने उस विधानसभा का संयोजक बनाया है, प्रभारी बनाया है, साथ में एक तो उसको अपनी विधानसभा में लक्ष्य हमने दिया है कि जो विधायक जीता है, हारा है, उसे अपनी विधानसभा में कितने वोटों के मार्जिन से यही बचाया आपने बूथ बचाया है, कार्यकर्ता बचाया है, गाँव नहीं बचाया आपने। ये हम कहना चाहते हैं आपसे, हमारे जो युवा इस चीज की हमें बहुत पीड़ा है, किसान मोर्चा है, हमारा ओबीसी मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, तो सबको भी हमने एससी मोर्चा है, एससी मोर्चा अपना बस्ती में काम कर रहा है, ओबीसी मोर्चा अपना ओबीसी समाज में काम कर रहा है, किसान मोर्चा गांव घर घर जा रहा है, महिलाएं महिलाओं में जा रही हैं, युवा मोर्चा जो नए वोटर है उनको सम्मानित करने का काम कर रहा है कि मेरा पहला वोट मोदी के नाम, इस टाइप से कैंपेन हम लोग चला रहे हैं। लगभग हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत बिजी हैं और लगातार हमारे काम चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्लानिंग के साथ चल रही है, तो तय है कि उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतती है, और पूरी जनता तैयार बैठी है, और आप देखेंगे कि 29 तारीख को किस प्रकार से बम्पर वोटिंग होगी, जो हमारा टारगेट है कि किस प्रकार से वोटिंग बढ़ा सकते हैं, उसका भी हम प्रयास करें। ठीक है शर्मा जी। जयेंद्र अमोला जी, आपने तैयारियां सुन ली है भाजपा की, देखिए एक सांस में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, आपके स्टार प्रचारक कब तक आ रहे हैं? क्योंकि हमने बीच जी से भी अभी पूछा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर फर्क पड़ता है, असर पड़ता है जब स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचते हैं। उन्होंने जिक्र भी किया, 2022 का उदाहरण भी दिया, योगी जी का उदाहरण दिया है। मैंने डिनाई नहीं किया। आपकी तैयारियां क्या है? प्रचारकों का उदाहरण, स्टार प्रचारकों का बिल्कुल फर्क पड़ता है, इसको मैंने डिनाई नहीं किया है, लेकिन असली स्टार प्रचारक जनता है, जनता जनार्दन है, जो अपना मन बनाती है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। ठीक है, आखिरी के दिनों में आपकी तैयारी? हमारी यूकेडी, सुनिए, हमारे यूकेडी के भाई ने भी आपकी बात को टोकते हुए कहा कि क्यों जरूरत पड़ रही इन सब प्रोपेगेंडा करने की, क्यों जरूरत पड़ रही? अगर आपने इतने काम किए थे, आपके मोदी जी ने एक आदेश किया था कि प्रत्येक सांसद एक गाँव गोद लेगा, किन उन गाँवों, कौन से ऐसे गाँव, क्या उन गाँवों का भला हुआ? क्यों आपको 2 प्रत्याशी बदलने पड़ गए? हरिद्वार के प्रत्याशी लगातार 10 साल लापता रहे, हमको यहाँ कोतवाली में रिपोर्ट लिखानी पड़ी कि हमारे सांसद शिक्षा मंत्री कहीं गायब है, कृपया उनको ढूंढ के लाइए। क्यों जनता उनको ढूंढ रही? क्यों आपने बदल दिया? अगर काम किया होता तो प्रत्याशी नहीं बदले जाते। आज प्रत्याशियों के नाम पर वोट पड़ता है। अभी आपने कहा, हमारे बीजेपी के साथी ने, कि हम कह रहे हैं एक वोट हमारा मोदी जी के नाम।
हम ये कह रहे हैं आप प्रत्याशी के नाम वोट क्यों नहीं मांग लेते हैं? आप कहते क्यों नहीं कि प्रत्याशी हमारा इतना काबिल है कि हम उसके नाम से वोट मांगते हैं? आपके 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 पैरासूट में प्रत्याशी आते हैं और मोदी जी के नाम से जीतने का काम करते हैं या किस तरह से अपने अपने कार्य को नहीं बताते। वो कहते हैं मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए, अगर मुझे नहीं जिताएंगे तो मोदी जी नहीं बने पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप धरातल पर कोई काम नहीं है। तो इस तरह के प्रोपगंडे ये लोग करते हैं। और हमारी तैयारी मैंने भी कहा था जल्द ही, क्योंकि हमारे 2 टिकट लास्ट में थोड़ा देरी से घोषित हुए, हरिद्वार और नैनीताल के, और जल्द ही हमारे स्टार प्रचारकों की सूची भी आएगी। हमारे स्टार प्रचारक भी मैदान में दिखाई देंगे, क्योंकि कल ही नामांकन समाप्त हुआ है, कल ही आखिरी दिन था नामांकन। अभी नामांकन की वापसी की प्रक्रिया है, फिर फाइनल लिस्ट लगने की प्रक्रिया है। उसके तुरंत बाद लगातार जोर शोर से प्रचार शुरू होगा। और हमारे तमाम क्षेत्रों में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया आजकल तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस को इससे क्या लेना देना है सर कि नाम वापसी अभी फाइनल प्रक्रिया नहीं हुई, आपने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया, कोई नाम वापस ले रहा है क्या? लिस्ट की सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी ये प्रक्रियाएं चल रही है, अभी इलेक्शन शुरू हुआ है। हमारे 2 प्रत्याशी लेट घोषित हुए और हमारी जल्दी ही लिस्ट आ जाएगी। और मैंने कहा ना कि हमारे जो प्रत्याशी हैं अपने आप में ही, हरीश रावत जी का भी हमारे विश साहब ने कहा, हरीश रावत जी अपने आप में ही पूरे हिंदुस्तान के स्टार प्रचारक। अगर कहीं चले जाते हैं, कहीं ऐसे जंगल में भी चले जाते हैं तो वहां कोई मिलता है तो पहचान जाता है कि हरीश रावत जी है, फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी खिंचाने के लिए खड़े होते हैं। आज भी इनके 5 सांसदों को खड़ा कर दिए, 5 सांसद प्रत्याशियों को खड़ा कर दे और हरीश रावत जी को एक तरफ खड़ा कर दे तो हरीश रावत जी के पास ज्यादा लोग खड़े होंगे, इनके लोगों के पास कम लोग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे स्टार प्रचारक हमारे साथ में ही है। मनीष गोयल जी अपने आप में बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टार प्रचारक हमारे यहाँ हैं, और दिल्ली से भी आएंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे। और तब आप देखिए हमारी बाकी बूथ मैनेजमेंट की तैयारी हमने बता दी, हमारी टीमें सब जगह जा रही है, चाहे ग्रामीण की बात हो, चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो, सब जगह टीमें जाना शुरू हो गई है, कार्यालय खुलने शुरू हो गए। और कल से लगातार कई लोकसभाओं में कार्यालयों का उद्घाटन युद्ध स्तर पर होना है, और उसमें फिर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर फिर और तेजी से इसमें काम करना है। ठीक है, समय पूरा होने के लिए है, इसलिए फाइनल कमेंट लूंगा। सबीर जी, एक हमेशा एक आरोप लगाती है कांग्रेस की, मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, प्रत्याशी के कामों का जिक्र नहीं होता। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, आप देखिए कि जहाँ तक बात ये है कि मोदी जी जो बीजेपी कैंपेनिंग करती है उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप उनसे कार्यकर्ताओं से पूछे, देखिए जो कार्यकर्ता उनसे जुड़े हैं वो कार्यकर्ताओं को एक मैसेज वो देते हैं कि आप जो हैं बीजेपी के साथ एज अ कार्यकर्ता हैं, और आप कार्यकर्ता हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको कहीं हम अलग रखेंगे, कभी ना कभी आप मौका देंगे। और इस तरह का उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आपको एज अ कार्यकर्ता काम करना है। और जो मेन फेस है, जो ऑब्जेक्टिव है, मेन फेस, क्योंकि आप देखिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो लोकसभा में जो गवर्नेंस है, जो काम है, जो सेंटर का काम है, उनका जो मेन फेस है वो मोदी जी हैं। आप देखिए अमित शाह भी नहीं है उसमें, कोई और मंत्री भी नहीं है, जबकि आप ये देखिए कि मतलब सड़क परिवहन जो मंत्रालय है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका भी जिक्र नहीं आता, उसको भी कभी फेस नहीं बनाया जाता। तो एक पार्टी की, बीजेपी की एक अपनी स्ट्रैटेजी है कि मोदी जी को आगे रखकर वो जो है कैंपेनिंग करती है और बाकी सब लोगों को एज अ कार्यकर्ता रखती है। तो वो एक इसका है। और इससे जो है मोदी जी के नाम, अगर आप ये देखें, अगर आप छोटे छोटे जो नेताएं हैं, जो भी मतलब इनके कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे पूछेंगे भाई आप क्यों वोट देना चाहते हैं, तो उनके अंदर में उन्होंने एक बात कैलकुलेट करी है कि आपका चुनाव चिन्ह जो है कमल है और आपको कमल देखना है, आपने प्रत्याशी नहीं देखना है। तो ये इंटायरली हर एक जो है ऊपर से लेकर नीचे तक है कि आपने जिन भी जनमानस में जो भी जनता है उसको ये बताना है कि आपने मोदी जी को वोट देना है और आपने कमल को जो है उस पर जो है वोट देना है। तो ये चीजें जो है ना एक तरह से जो है वो साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं कि स्ट्रैटेजी है, और लोग उस तरह से करते हैं। जब ईवीएम के सामने जाते हैं, कमल दिखता है तो उन्होंने जो है कैंडिडेट नहीं देखते, वो कमल को देख के वोट दिलाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ये देखिए, इससे जो है उनका वोट परसेंटेज में फर्क आता है। टीकम जी, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगा। जी ने सही बोला, छवि जाती है जो शीर्ष नेता होता है, यदि शीर्ष नेता काबिल होता है और उसके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी होती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ पार्टी को मिलता है। मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड के जो हमारे जो बड़े बड़े दल हैं, मैं कहना चाहता हूं जो हमारे सिविल सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए आपने भत्ते बनाए? हमारी नीतियों में है, हम बता रहे हैं आपको, आपने नहीं किया ये काम, हमारी नीतियों में है। यदि हम उसको 10-15 हज़ार देने का काम करेंगे तो वो इलाहाबाद और दिल्ली में जाके तैयारी कर सकेगा, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया।
हम यही कहते हैं आगे 27 में परिसीमन होना है, हम क्षेत्र के आधार पर पहाड़ों में चाहते हैं कि उसका परिसीमन हो, आप इस पर बात नहीं करना चाहते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि पीड़ा है, आपने भाई साहब ने अभी कहा जयेंद्र जी ने कि हम नहीं रहे, आप जुगरान भाई जी से पूछ लीजिएगा, आप सुशीला बलिनी जी बेचारी रही नहीं, आप हमने भाई साहब संघर्ष किया है। पे मत लीजिए, एक कॉमन बात कह रहा था, जब आप इंडिविजुअली आपने बोला, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, ऐसा हमने नहीं भाई है, साहब डिबेट में बात में ही है। मैं उसको क्या बोलते हैं, राजेश रावत को हमारे सामने गोली लगी करणपुर कांड में भी, ऐसा नहीं है भाई साहब, 94 में हम आंदोलन में रहे, दिवाकर भट्ट जी को भी हमने नीचे बुलाया, यहाँ पे परेड ग्राउंड में हमने उसका आंदोलन को एक रूपरेखा दी। हमारे योद्धा हैं, ये आपने कुछ एक ऐसी बात कह दी थी उस समय, इस बात को कहना पड़ा। देखो हम सभी का सम्मान करते हैं, आप भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है, आपको देखने में मैं छोटा लग रहा हूँ, लेकिन 51 साल मेरी उम्र हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे साथ और आपके भाई हैं, ठीक है, वेदिका बेद जी हैं, वो हमारे साथ में रहे, आप बताइए ना, जो पुराने लोग वो सभी जानते हैं। सब लोगों को अपनी अपनी पार्टियों की बात कहनी है, अपने अपने मुद्दे रखने हैं, अपनी अपनी नीतियां रखनी है। हमें हम ये कहना चाहते हैं भाई साहब, देश के एक प्रदेश के लोग हैं। ठीक है, देखो जयेंद्र जी, अभी थोड़ा सा मेरा समय है, मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, गढ़वाल बहुत पीछे चले गया है। यदि कोई भी सत्ता में आए, कम से कम यार दीन ईमान से ऊपर उठ के, ये गढ़वाल की जो हमारी भूमि बंजर हो गई है, गढ़वाल के गांव खत्म हो गए, हम कहना चाहते हैं यदि हमें मौका जनता ने दिया तो हम एक एक गांव वापिस बसाएंगे, और जो हमारे पुराने त्यौहार थे उसको बिल्कुल जिंदा करेंगे, और जो लोग गांव नहीं आ रहे उनके लिए भी हमारे पास नीतियां बनी हुई है। हम ये चीज़ें बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारे जो बड़े दल हैं, आप लोग हमारे एजेंडों की चोरी कर जा रहे हैं, हमारे कुछ एजेंडे अभी तक वहाँ हिमाचल तक पहुँच गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास पूरी नीतियाँ हैं, और जो जहाँ जहाँ हम लोगों ने इस नीतियों का बखान किया, इन नीतियों की हमने सलाह दी है, वहाँ 4 लाख रुपये पर महीना अभी हमारे यहाँ कमा रहे हैं। आप चक्राता में जाके देखिए, 4 लाख रुपए पर महीना कमा रहे हैं। तो जो बंबई दिल्ली में रहने वाला आदमी है, जो रिटायरमेंट हुआ है, जो वहां से इस्टेब्लिश हो गया, वो पहाड़ में यदि रहता, यदि आपने व्यवस्था बनाई तो निश्चित रूप से एक करने का हम काम करेंगे। बता देंगे। ठीक है राठौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, विकास जी, जयेंद्र जी, टिकम जी, राजेंद्र बिष्ट जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, और साथ ही हमारे साथ जो 2 मेहमान थे वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फाइट बहुत दिलचस्प और ये मुकाबला है इस वक्त जो देखने को मिलेगा। हमारे राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो भी यही बता रहे थे कि किस तरीके से सीटों पर अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके अपने अपने दावे हैं कि इस बार जनता को रिझाने की कोशिश हो रही है, हर एक ये दावा किया जा रहा है। लेकिन 63 जो योद्धा हैं वो इस वक्त मैदान में, हालांकि अभी नाम वापसी का दिन भी है, लेकिन 19 तारीख को मत किसकी ओर पड़ेगा ये जनता अपने मन में, अपने दिमाग में सोच ही चुकी है। लेकिन उसका रिजल्ट हम सबको 4 तारीख को देखने को मिलेगा।